दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे फ्यू मिनट सीरीज के सेशन में। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम एथिकल पर्सपेक्टिव, और ये टॉपिक है सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज पे सोसाइटी में काफी हद तक डिबेट चालू है, बट इसको ज्यादातर लीगल और सोसाइटल डिमेंशन से देखा जाता है। बट किसी भी टॉपिक को अगर आपको गहराई में समझना है तो उसके एथिकल डिमेंशन को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम एथिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया। तो जैसे मैंने बात की कि सोसाइटी में सेम सेक्स मैरिज के ऊपर चर्चाएं चल रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर इशू पे सुनवाई हो रही है। सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर केस के अंडर इसके ऊपर सुनवाई हो रही है। और जो मैरिज राइट है कि सेम सेक्स कपल के मैरिज को रिकग्निशन मिलना चाहिए, इसके ऊपर बात हो रही है। तो जो पिटिशनर है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी से आते हैं, जो सेम सेक्स कपल है, दे आर आस्किंग फॉर रिकग्निशन ऑफ मैरिज। वाई? बिकॉज अगर आपने रिकग्निशन दे दिया मैरिज को, तो उस रिकग्निशन के बाद जो राइट्स मिलते हैं, जो हेटेरोनॉर्मेटिव यानी जहां पे मेल और फीमेल ये दो कपल होते हैं या दो इंडिविजुअल्स होते हैं हु आर इन द यूनियन ऑफ मैरिज, इनको जो राइट्स मिलती है वही राइट जो है सेम सेक्स कपल को भी मिले, इसके लिए वहां पे दे आर फाइटिंग। बट जो अपोनेंट है इस पर्टिकुलर केस के, या हम कह सकते हैं जो दूसरे पक्षदार है, वो कह रहे हैं कि नहीं, सेम सेक्स मैरिज को हमें रिकग्निशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी में डिसहार्मोनी क्रिएट कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है एग्जिस्टिंग कस्टम्स एंड लॉज को। और इस चीज का सपोर्ट किया है हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने भी। यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से भी जो सेम सेक्स मैरिज है इसको रिकग्निशन नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो इशू है इसके कई सारे डिमेंशन हमें पता चलते हैं, लीगल डिमेंशन, ट्रेडिशन या सोसाइटी की डिमेंशन और एथिकल डिमेंशन। तो आज की डिस्कशन का, जैसे मैंने पहले भी बात की, फोकस होगा ऑन एथिकल डिमेंशन। तो अलग अलग थियोरीज जो है, या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स एथिकल थियोरीज, उसके प्रिज्म से हम इस पर्टिकुलर इशू को देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहली एथिकल थियोरी होगी हमारी यूटिलिटेरियन एथिक्स, यानी यूटिलिटेरियनिज्म के पर्सपेक्टिव से हम इस पर्टिकुलर इशू को देखेंगे। यूटिलिटेरियनिज्म में हम बेसिकली यूटिलिटी पे फोकस करते हैं कि कोई भी चीज अच्छी है या बुरी है, सही है गलत है, ये हम बेस करते हैं वेदर इट इज यूटिलिटी, इट हैज यूटिलिटी, और वेदर इट इज यूजफुल। तो यूजफुलनेस का सबसे बड़ा मापदंड है वेदर इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस किसका? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इफ इट इज प्रेजेंट इन सोसाइटी, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, देन वी कैन से दैट इट इज यूजफुल। तो जो प्रोपोनेंट है इस पर्टिकुलर सेम सेक्स मैरिज के रिकग्निशन के, वो कहते हैं कि अगर हमने रिकग्निशन दे दिया तो ये हैप्पीनेस लाएगा। ऑफ कोर्स द कपल्स हु आर हु वांट्स टू गेट रिकग्निशन, उनमें वो हैप्पीनेस लाएगा, और उनके सपोर्टर्स में भी हैप्पीनेस लाएगा, और ये सोसाइटल वैलिडेशन भी देगा। आप देखोगे हम जब लॉ बनाते हैं तो वो रिकग्निशन दे रहा है मैरिज को, शायद सोसाइटी उसको रिकग्निशन ना दे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी भी उसको रिकग्निशन देना शुरू कर देती है। ये ज्यादातर प्रोग्रेसिव लॉज में हमने देखा है। और ये यूटिलिटी क्यों है इसकी? क्योंकि ये चैलेंज कर पाएगा, यानी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर लॉ बन जाता है या लीगल रिकग्निशन मिल जाती है टू मैरिज, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टू चैलेंज द हेटेरोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। हेटेरोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग यानी जो धारणा है जहां पे हम मान के चलते हैं कि मैरिज में जो दो लोग होते हैं वो डिफरेंट सेक्स से आते हैं, इस धारणा को हम जो है चैलेंज कर पाएंगे, एज दिस इज व्हाट द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पीपल आर सेइंग। इसके अलावा यहाँ पे हम सिर्फ उन कपल्स की वेलबींग की बात नहीं कर रहे, या उसके हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहे, सोसाइटी के हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और काफी सारे देश में आज भी आप देखोगे सेम सेक्स मैरिज को रिकग्निशन नहीं मिली है। लगभग 33 कंट्रीज में सेम सेक्स मैरिज को रिकग्निशन मिली। बाकी के जो कंट्रीज के कपल्स है, दे आर आल्सो वाचिंग, दे आर आल्सो कीन व्हाट विल कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज दैट विल हैव रिपल इफेक्ट इन अदर कंट्रीज आल्सो। सो इसका जो हैप्पीनेस है या हैप्पीनेस का पैमाना है, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली इंडिया। बट जो अपोनेंट है वो कहते हैं हैप्पीनेस किस बात की हैप्पीनेस? अगर ये रिकग्निशन मिल जाता है तो फैमिलीज में आपको डिसकंटेंट दिखाई देगा, और फैमिलीज ये सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट होगी, तो सोशल हार्मनी इससे इम्पैक्ट होगी। इसके अलावा ये क्लैश क्रिएट करेगा बिटवीन एग्जिस्टिंग कस्टम्स एंड लॉ। तो सोसाइटी में अगर डिस्कंटेंट बढ़ता है इससे, तो कैसे ये यूटिलिटी होगी या यूजफुल होगा इस पर्टिकुलर रिकग्निशन का। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो डियोंटोलॉजी में हम बात करते हैं कि जो ड्यूटी है उस पर हमें फोकस करना है, कॉन्सिक्वेंस पे फोकस नहीं करना, कितना हैप्पीनेस ला रहा है सोसाइटी में, नहीं ला रहा है, इस पे हम नहीं फोकस करेंगे, हम हमारी ड्यूटी पे फोकस करेंगे। तो हमारी ड्यूटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आर्टिकल 15 में बताया गया है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती अमंग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, जैसे कि सेक्स इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑन विच यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो अगर ये हमारी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम फॉलो करते हैं, तो इट इज अवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट वी अपहोल्ड दिस आर्टिकल 15 और द राइट ऑफ नॉट गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड बाय द स्टेट। तो अगर हम इसके खिलाफ जाते हैं, आर्टिकल 50 के खिलाफ, तो हम बेसिकली हमारा जो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है इसके भी खिलाफ जाते हैं, क्योंकि हम ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे। बट जो अपोनेंट है वो कहते हैं कि हाँ, ड्यूटी की बात हम भी करते हैं, बट हम ड्यूटी किस चीज की करते हैं, या हम मॉरल ड्यूटी किस चीज को मानते हैं। अगर आप सोसाइटल नॉर्म्स और रिलीजियस कमांडमेंट को
फॉलो करते हो, उसको अपहोल्ड करते हो, तो आप अपनी मॉरल ड्यूटी अदा कर रहे हो। तो उस पर्सपेक्टिव से ये कहते हैं, हम भी डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के पर्सपेक्टिव से जस्टिफिकेशन देते हैं, बट ड्यूटी कौन सी होगी? जो सोसाइटल नॉर्म्स है और रिलीजियस कमांडमेंट है उसको अपहोल्ड करने की ड्यूटी होगी। बट अगेन द प्रोपोनेंट ऑफ द सेम सेक्स मैरिज रिकग्निशन दे से कि आप, सही बात है आपकी भी कि हमें सोसाइटी के नॉर्म्स और जो है रिलीजियस कमांडमेंट को भी फॉलो करना चाहिए, ये भी हमारी मॉरल ड्यूटी है। बट इस आपको किसने कहा कि जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स है और जो कमांडमेंट्स है वो मोनोलिथ है? हमारे कंट्री में काफी हद तक डाइवर्सिटी है, जो कमांडमेंट्स है वो डाइवर्स है। जैसे कि आप देखोगे तमिलनाडु में एक फेस्टिवल है अरवन फेस्टिवल, यहाँ पे ट्रांस वुमन जो है वो मैरी करती हिंदू गॉड्स को, तो हमें एक्सेप्टेंस भी दिखाई देता है ऑफ सेम सेक्स मैरिज। तो हम जो है मॉरल ड्यूटी को भी फॉलो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आर्टिकल 15 को भी फॉलो कर रहे हैं। जो वर्च्यू एथिक्स है उसके अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो हम कहते हैं कि हम ना ही ड्यूटी पे फोकस करेंगे ना ही कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करेंगे, हम उस व्यक्ति के वर्च्यू पे फोकस करेंगे या उसके ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करेंगे। तो जब हम बात करते हैं वर्च्यू की, तो लव, कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग ये सेंट्रल हो जाते हैं ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्च्यूज ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, और सेम सेक्स कपल जो है इन वर्च्यूज को एग्जिबिट करते हैं थ्रू देयर रिलेशनशिप। तो ये एक जस्टिफिकेशन हो जाता है कि वर्च्यू एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए सेम सेक्स मैरिज को। बट अपोनेंट जो है वो कहते हैं हाँ वर्च्यू की बात हम भी कर रहे हैं, बट ट्रेडिशनल मैरिज सेटअप जो है वो भी कुछ वर्च्यूज को नर्चर करती है, कुछ वैल्यूज को नर्चर करती है। जैसे कि एक वर्च्यू है कि आपने जो है परंपरा को फॉलो करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, ये हमारे लिए वर्च्यू है। इसके अलावा मैरिज का जो मेन पर्पस है वो है प्रोक्रिएशन, ये भी हमारे लिए वर्च्यू है, वैल्यू है। इसके अलावा हर इंसान का अपना एक रोल होता है बेस्ड ऑन देयर जेंडर, ये इसको भी हम वैल्यू करते हैं, दिस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर वर्चुअस लिविंग। इसके अलावा जो रिलीजियस टीचिंग्स है उसको भी हम वैल्यू करते हैं, दे आर ऑल्सो वर्च्यू फॉर अस। तो हम इन वर्च्यूज की बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो प्रोपोनेंट जो है वो कहते हैं कि सोसाइटी जब बनी, तो इसमें हम अगर बात करें एक नॉर्मल या बहुत ही सिंपल तरीके से गवर्नमेंट और सिटीजन्स, तो ये सेटअप बना है ये बेस्ड है ऑन सम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स की, कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि स्टेट ने जो सिटीजन उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और सिटीजन्स का क्या रोल है कि उन्होंने जो भी लॉज बनाए गए हैं बाय द सोसाइटी उसको फॉलो करना चाहिए। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन स्टेट एंड द सिटीजन्स, ये कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी आई है फ्रॉम सो मेनी ईयर्स ऑफ बीइंग इन सच सेटअप। तो जो फाउंडेशन है यहाँ पे हम बात करते हैं लॉज की, कि लॉज को हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ा लॉ क्या है हमारे कंट्री का या किसी भी सोसाइटी का, कि इंसान ने दूसरे इंसान के राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। एट द सेम टाइम स्टेट ने प्रोटेक्ट करना चाहिए इन सोसाइटीज के या इन राइट्स को ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। बट जब हम सेम सेक्स मैरिज के रिकग्निशन की बात करते हैं, जो अपोनेंट है वो कहते हैं कि अगर हमने सेम सेक्स मैरिज को रिकग्नाइज करा तो इससे जो है लॉज में काफी हद तक दिक्कत हो जाएगी। स्पेशली इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि इनहेरिटेंस का जो लॉ है इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस के लॉ है जो पर्सनल लॉज पे बेस्ड है। So it would lead to a lot of chaos. It will be a mammoth task. It may not be able to materialize. तो जो सेम सेक्स मैरिज के प्रोपोनेंट है वो कहते हैं कि ठीक है, बट हमने जो कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के अनुसार जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने लॉस बनाना चाहिए, तो उन्होंने क्यों रिलीजियस लॉस पे अपना जो है फोकस करना चाहिए, रादर दे हैव टू मेक श्योर कि हम प्रोग्रेसिव लॉस लाए। जैसे कि प्री नेप्चुअल अग्रीमेंट में क्या करते हैं कि जो कपल है वो पहले ही डिसाइड कर देते बिफोर मैरिज कि अगर हमारा मैरिज डिसॉल्व हो गया तो जो राइट्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो एसेट्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो वैसे लॉज हम ला सकते हैं, इंडिया में एट दिस मोमेंट ऐसा लॉ नहीं है, बट ये लाया जा सकता है जो इनहेरिटेंस के इश्यूज को डील कर सकता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, दैट कैन बी सेफ गार्डेड और दैट कैन बी एंश्योर्ड। बट जो अपोनेंट है वो कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी हम भी मानते हैं, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बना है वो बेस्ड है ऑन एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन, वो फाउंड ही हुआ था ऑन एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन। तो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन के हिसाब से सो जो सेम सेक्स मैरिज है ये गलत है, और जो ट्रेडिशन है वो कहती है कि मैरिज जो है दो इंडिविजुअल्स में हो सकता है जो डिफरेंट जेंडर से आते हैं, और ये सोसाइटी में ऑर्डर लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेटिविस्टिक एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम मान के चलते हैं कि जो सोसाइटी है वो मोनोलिथ नहीं है, और जो एथिक्स है वो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है। तो अगर सोसाइटी मोनोलिथ नहीं है, इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं, तो जैसे कि अरवन फेस्टिवल की बात हमने की, तो हमें इस पर्सपेक्टिव से भी हम देखें तो सेम सेक्स मैरिज को हमने रिकग्निशन देना चाहिए। बट अपोनेंट कहते हैं कि हाँ डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर में, कस्टम्स में, बट हम प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, हमें हमें प्रेफरेंस जो है मेजॉरिटी जो ट्रेडिशन है, जो डीप रूटेड ट्रेडिशन है दैट इज फॉलोड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इसको हमें प्रेफरेंस देना चाहिए, ये उनकी आर्ग्यूमेंट होती है। राइट बेस्ड एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर मैरिज को रिकग्निशन नहीं मिला तो काफी हद तक मूलभूत राइट जो है वो छीन लिए जाएंगे फ्रॉम सेम सेक्स कपल। तो अगर इसको डिनाई किया जाता है
सो इट इन्फ्रिंजेस बेसिक ह्यूमन राइट्स। बट अपोनेंट जो है वो कहते हैं कि हाँ, राइट्स को हमें फोकस करना चाहिए, दैट इज नेसेसरी, वी हैव टू एंश्योर राइट्स, बट दीज राइट्स शुड नॉट सबवर्ट आवर कल्चरल एंड रिलीजियस नॉर्म। जो कल्चर और रिलीजियस राइट्स है उनको सबवर्ट नहीं करना चाहिए, ये उनका आर्ग्यूमेंट रहता है। केयर एथिक्स के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो केयर एथिक्स में हम जो है जो राइट रॉन्ग एक्शन कॉन्सिक्वेंस इस पे फोकस नहीं करते, हम रैदर फोकस करते हैं रिलेशनशिप्स पे। रिलेशनशिप्स में एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। तो सेम सेक्स मैरिज के जो कपल्स हैं दे से कि सेम सेक्स मैरिज जो है ये नर्चर करता है, रिकॉग्नाइज करता है ऑथेंटिक रिलेशनशिप की। जो सेम सेक्स कपल है उनमें ऑथेंटिक रिलेशनशिप, और ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलती है कि अगर कोई रिलेशनशिप कुछ फंक्शंस को अदा करता है या कुछ चीज़ों को वैल्यू करता है तो वो ऑथेंटिक है। जैसे अगर कपल्स के बीच में इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाते, सेक्सुअली सपोर्ट कर पाते, देन दैट इज एन ऑथेंटिक रिलेशनशिप। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ डिफरेंट सेक्स कपल या हेटेरोनॉर्मेटिव रिलेशनशिप में हो, ये सेम सेक्स कपल में भी ये सारे फंक्शंस जो है या इस सपोर्ट का जो है हम कह सकते हैं सपोर्ट किया जाता है टू दी अदर पर्सन। केयर एथिक्स में ही जो अपोनेंट है वो कहते हैं केयर करना चाहिए हमें, बट किस चीज का केयर करना चाहिए, हमें सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स की केयर करनी चाहिए जो कि बेस्ड है ऑन ट्रेडिशन। क्योंकि अगर हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को केयर नहीं करेंगे तो ये सोसाइटी को डिस्टेबलाइज कर सकती है। एग्जिस्टेंशियल एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो एग्जिस्टेंशियल एथिक्स में हम इंडिविजुअल के फ्रीडम पे फोकस करते हैं, चॉइसेस के ऊपर फोकस करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। और जब हम डिसीजन टू मैरी की बात करते हैं तो ये तो हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम का सबसे बड़ा प्रोफाउंड एक्सरसाइज है कि हम एक्सरसाइज कर पाते हैं हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम को थ्रू मैरिज। तो ये एग्जिस्टेंशियल चॉइस है, इसीलिए हमें सेम सेक्स मैरिज को रिकग्निशन देना चाहिए। बट जो अपोनेंट है वो कहते हैं ठीक है आपके एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम है, बट ये फ्रीडम जो है ये बेसिकली बाउंडेड है बाय सम सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। आप देखो कि कई सारे हमारे पास फ्रीडम्स है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर इज सम कैवियट, देयर इज सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन दैट। तो उसी बेसिस पे सोसाइटी में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए, उसके अंदर आप जो है फ्रीडम अपनी एंजॉय कर सकते हो। जो नेचुरल लॉ थियरी है उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जो लव एंड कंपेनियनशिप है ये हो सकता है इन एनी जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, और ये बहुत ही नेचुरल है। साइंटिस्ट तो इतना तक कहते हैं कि लगभग 1.5 के यानी 1500 से ज्यादा स्पीसीज है जिनमें हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाई देता है। तो ह्यूमंस भी एक एनिमल स्पीसीज ही है, तो इसे नेचुरल माना जा सकता है हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एनी अदर क्रीचर्स, एनिमल क्रीचर्स हु आर एंगेज इनटू हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप। तो इसीलिए हमें हेट्रोसेक्सुअल मैरिज को सॉरी आई वाज टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप पाए जाते लगभग 1500 स्पीसीज में एज पर साइंटिस्ट, मोर देन दैट। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू recognize what we can say same sex marriage relationship। अपोनेंट जो है वो भी नेचुरल थियरी का हवाला देते। नेचुरल लॉ थियरी क्या है, इसमें जो भी चीज नेचर जो है उसको गवर्न कर पाती है या नेचर में जो एग्जिस्ट करती है उसी को हम सही मानेंगे। सो एक्शन आर मॉरल राइट इफ दे आर इन अकॉर्डेंस विद नेचर। तो ये बहुत ही अननेचुरल है कि कोई मेल और मेल या जो सेम सेक्स कपल है वो प्रोक्रिएट कर पाए, इट इज नॉट नेचुरली पॉसिबल। सो इन फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वी कैन नॉट recognize same sex marriage relationship। कम्युनिटेरियन एथिक्स में जब हम बात करते हैं तो कम्युनिटेरियन एथिक्स में हम फोकस करते हैं गुड ऑफ कम्युनिटी। तो जो सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं जो प्रोपोनेंट हैं वो कहते हैं कि अगर हमने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन दिया तो ये कम्युनिटी के लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ से हम प्रमोट कर पाएंगे डाइवर्सिटी ऑफ मैरिज, टॉलरेंस हम बढ़ा पाएंगे बिटवीन वेरियस ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। तो इट इज गुड फॉर व्हाट कम्युनिटी और सोसाइटी। बट जो अपोनेंट है वो कहते हैं कि कम्युनिटी का गुड जो है वो सर्व्ड होगा अगर हमने ट्रेडिशनल वैल्यूज और नॉर्म्स को अपहोल्ड किया, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड नॉर्म्स है ये सोसाइटल कोहेजन के लिए बहुत जरूरी है। सोसाइटी एक साथ होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है अगर हमने ट्रेडिशंस को फॉलो किया। अगर ट्रेडिशंस और नॉर्म्स को हम फॉलो नहीं करते या फिर बहुत बड़ा चेंज आ जाता है तो ये कोहेजन जो है वो कोहेजन नहीं रहता, उसमें क्रैक्स क्रिएट हो सकते हैं। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ये जो एक चर्निंग हो रही है नेशन एक क्रॉस रोड पे, यहाँ पे जगलिंग हो रही है बिटवीन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल राइट एंड सेकंड इज डिजायर टू प्रिजर्व अवर ट्रेडिशन। और मैरिज जो है इसे हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ना देखें तो एक सोसाइटल सिंबल भी है इसका, और इसके बेनिफिट्स होते हैं टू दोज हु आर एबल टू एनकैश ऑन दिस सिंबल, हु गेट वैलिडेशन फ्रॉम सोसाइटी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो डिबेट है इट इज रूटेड ऑन सम फंडामेंटल थिंग्स जैसे कि ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी वर्सेस प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉर्म, और जो एक नॉर्मल ट्रेंड है वर्ल्ड ओवर, जो कि आप देखोगे ग्लोबल ट्रेंड है कि सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्टेंस मिल रही है। हालांकि कुछ एबेरेशंस है, रिसेंटली युगांडा ने सेम सेक्स मैरिज को वो तो पहले से डिनाइड था
it was not law, it was illegal in that sense, but it has included death penalty for aggravated homosexuality. So एबरेशन है कुछ, बट इन जनरल देखा जा रहा है कि सेम सेक्स मैरिज को रिकग्निशन मिल रही है दुनिया भर में। तो इसे इस इश्यू और किसी इस तरह के और मॉरल इश्यूज को अगर हमें देखना है तो एथिकल थियोरीज के लेंसेज से अगर हम देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स इशू को हम स्क्रूटिनाइज कर पाएंगे और कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा, एक मीटिंग ग्राउंड आएगा जहां पे हम सब मिलके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। क्विकली आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूं। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें फॉर 2024 तो आप जनरल स्टडीज हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इसमें आपको जो है कंटेंट मिलेगा ऑफ जीएस ऑफ 500 प्लस आर, आपकी जीएस की प्रिपरेशन हो जाएगी। एसए का कंटेंट मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, और खुद को टेस्ट करने के लिए सेक्शनल क्विज होंगे। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके सॉल्यूशंस होंगे, नॉट ओनली सॉल्यूशंस इन पेपर बट आल्सो वीडियो सॉल्यूशंस होंगे। लाइव डाउट सेशन किए जाएंगे आपके साथ। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस है जहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत जरूरी है हमारे प्रिपरेशन के लिए जो आपको मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए आपको तो आप हमें कॉल कर सकते हो ऑन आवर नंबर, या फिर हमें आप ईमेल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक्स एंड बाय।